नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भोपाल दूरदर्शन से प्रस्तुत कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से, कुछ ऐसे लोगों से जो कि अपने अपने क्षेत्रों में कुछ अच्छे कार्य करके समाज में अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। जी हाँ, तो आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर हैं उनका परिचय करवाने के लिए चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी उनके बारे में कि लेखिका हूँ, कोई कदरदान हो अगर, कभी दर्द कभी शबाब लिख दूँगी, कोई पढ़ने वाला तो मिले प्यार से, एक सुंदर सी किताब लिख दूँगी, पढ़ने की ख्वाहिश हो अगर तुम्हारी तो अपना हर एक जज्बात लिख दूँगी, कोई सलाम कोई दुआ सलाम करे तो सही, मैं पैगाम में आदाब लिख दूँगी, हकीकत पसंद ना हो तो बता देना, मैं अपना हर एक ख्वाब लिख दूँगी, लेखिका हूँ जो चाहोगे जनाब वो लिख दूँगी। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसी ही एक लेखिका हैं। वो लेखिका होने के साथ साथ एक कवित्री भी हैं, साहित्यकार भी हैं, साथ ही साथ समाज के लिए भी वो कार्य करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम यहाँ पर अनीता आनंद मुकाती जी से, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले से आज हमारे साथ यहाँ पर आई हुई हैं। स्वागत है अनीता जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे हमने बताया, आप एक लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले ये लेखिका वाला जो रोल है आपका, उसी के बारे में बात करते हैं। आखिर लेखन की और साहित्य के क्षेत्र में रुचि कहाँ से जागी और किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई? जी, अरनिका, मेरे परिवार में मतलब जो मेरा पियर है वहाँ पे कोई लिखने का कोई वो नहीं था, ना ही मेरे ससुराल में था। लेकिन शादी के बाद चूँकि मेरे हस्बैंड प्रेस से जुड़े हुए थे, प्रेस में फोटो पत्रकारिता करते थे जी। तो उन्हीं से जुड़ के मैं लिखने का मुझे अंदर से जज्बा आया कि मैं शादी के बाद थोड़ा सा उनके साथ हेल्प करने लगी। वो फ़ोटोज़ लगाते थे तो उनके कैप्शन वगैरह लिखती थी। फिर धीरे धीरे अखबारों के आर्टिकल वगैरह लिखने लगी, वो पसंद आने लगे लोगों को। और अच्छे अच्छे अखबारों में, दिल्ली तक के जनसत्ता से लगा के सारे अखबारों में मेरे आर्टिकल्स जो छपने लगे जी। वो मैं करती रही। तो मेरा उसके प्रति दिन पे दिन थोड़ा सा रुचि जागृत हुई और मैं उस पर आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे जी। तो मतलब बचपन से कोई शुरुआत नहीं थी? ये शादी के बाद आपको इस दिशा में आने का अवसर मिला? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर किस विधा में, साहित्य की किस विधा में आप लिखती हैं, किस विधा में लिखना पसंद करती हैं आप? जी, वैसे तो मैं सारी विधाओं में, मुझे दूरदर्शन आकाशवाणी पे भी 22-23 साल हो गए कि लगभग सभी विषयों पे मैंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं वहाँ पर, और लगातार अभी भी देती आ रही हूँ। और बाकी हस्बैंड के ऑफ होने के बाद मैंने मंचों की तरफ थोड़ा रुख किया, क्योंकि इनमें अर्निंग कम होती थी अखबारों में। तो मंचों की तरफ मैंने अपना रुख किया। थोड़ा मेरा समय भी बीत जाता था, मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी होने लगा, तो मैं मंचों पे जाने लगी। तो मंचों की एक दुनिया अलग होती है बिल्कुल, उसके साहित्य में और किताबी साहित्य में, अखबारों के साहित्य में बहुत अंतर होता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने गज़लें, गीत, मुक्तक, छंद, ये सब लिखने चालू किए। और फिर मैं मंचों के हिसाब से वो लिखती हूँ। बाकी मेरा जो साहित्य है उस पर भी मैं अपना काम करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगर कहें कि ज़रूरत एक निकली, या कहें लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आई ऐसी जिसने आपको इस तरफ मोड़ा? जी बिल्कुल। और यहाँ पर मंच की बात चली है तो ज़रूर यहाँ पे हम कुछ न कुछ खास सुनना चाहेंगे आपसे। क्या कुछ खास सुनाएंगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ कि ठहरे हुए दरिया में मुझको रवानी चाहिए, ठहरे हुए दरिया में मुझको रवानी चाहिए, हो वतन पर जो फिदा वो जिंदगानी चाहिए, हो शहीदों का भी जिक्र जब कभी इतिहास में, उस समय मेरी भी उसमें बात आनी चाहिए। तो साहित्य के रूप में यदि मैं समाज के लिए कुछ कर रही हूँ, देश के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मेरी कलम हमेशा देश के लिए भी समर्पित रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने यहाँ पर सुनाई। और जैसा कि आपने कहा कि साहित्यकार के कंधों पर भी दायित्व होता है, समाज को नई दिशा देने का एक दायित्व होता ही है यहाँ पर। तो अगर प्रकाशन की हम बात करें तो किस तरीके के प्रकाशन अभी तक हुए हैं? या अभी मेरे क्या थोड़ा पारिवारिक बच्चों की मेरे पास जिम्मेदारी थी, तो उस तरफ मैं पूरा अपना फोकस नहीं कर पाई हूँ। बाकी काम चल रहा है और बहुत जल्दी मेरे कुछ किताबें चल रही हैं, उन पे मैं गज़लों की भी हैं और छोटी लघु कथाओं की भी है। वो दोनों तीनों का मैं अपना काम कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी प्रकाशित होंगी वो किताबें भी। जी बिल्कुल।
अनीता जी, एक सवाल मन में आता है क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो ये है नारी शक्ति जी, है। जी। तो यहाँ पर कई ऐसी हमारी माताएं बहनें होंगी जो कि ये कला तो अपने अंदर रखती ही जी, हैं लेखन जी। की, पर कई अपने पारिवारिक कार्यों को कहें या दायित्वों को कहें, बिल्कुल। उनको लेकर उलझ जाती हैं और ये कला उनकी बाहर नहीं आ पाती जी। है। तो अगर आपकी ज़िंदगी की हम बात करें तो किस तरीके से आपने ये तालमेल बिठाया है साहित्यिक यात्रा के बीच में और अपने पर्सनल जो जिंदगानी है जी। उसके उतार चढ़ावों के बीच में, किस तरीके से तालमेल आपने बिठाया? बहुत अच्छा सवाल है अर्निका। ये मतलब बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान नहीं होता। मैं जॉइंट फैमिली में रही हुई हूँ, 10-15 लोगों के परिवार में। उसके बीच में मैंने पढ़ाई भी की, शादी के बाद एमए किया, LLB किया, तो मुश्किल तो बहुत होता है। लेकिन मैं उस सब के बीच में से सारा काम करने के बाद भी लाइट भी बंद हो जाती थी तो मैं मतलब स्ट्रीट लाइट के उसमें अंदर परिवार को तकलीफ होती थी लाइट जलाने में नाइट को, तो जो स्ट्रीट लाइट का लाइट मेरे कमरे में आता था, मैं उस लाइट में रात को लिखती थी और पढ़ती थी। और पढ़ाई भी मैंने इसी तरह से की है कि किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन अगर मैंने चाहा कि मुझे करना है तो मैं सब करने के बाद कभी मैंने पारिवारिक दायित्वों को परे नहीं किया। मैंने प्रायोरिटी उन्हीं को दी है, बच्चों को, उनकी एजुकेशन को। मेरा बच्चा भी जो है मतलब मध्य प्रदेश का पहला NIS बैडमिंटन का कोच है, तो मैंने उनका एजुकेशन भी कराया, उनको, उनके लिए भी मैंने काम प्रायोरिटी से किया। उसके बाद मैं अपने इस शौक़ को कहिए या इस दायित्व को पूरा कर पाई और पूरी ईमानदारी से मैंने दोनों किए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छे स्थान पे हैं और मेरा काम भी बंद नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। और इसमें मेरे परिवार का भी है। मेरे जो सास ससुर थे उस समय, आज से 30 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन मेरे ससुर और मेरी सास ने भी, परिवार वालों ने भी बहुत साथ दिया। यदि मैं कुछ भी लिखती थी, पढ़ती थी, तो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। 8-15 दिन में मेरे ससुर मुझसे पूछ लिया करते थे कि बेटा कुछ सुनाया नहीं, कुछ लिख नहीं रही क्या, तू बंद मत कर देना, कुछ कुछ लिखती रहा कर, क्या मेरे को सुनाया कर। तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मैं उत्साह के साथ लिखती थी और सारे काम भी घर के करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के यही संदेश आपने दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ नया रास्ता आपको खोजना है तो उसकी राह आपको खुद निकालनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और देखिए, एक नारी की अगर हम बात करें तो वो माँ का रोल भी आप पूरी तरीके से निभा रही हैं। अगर बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो वो तालमेल आपने बखूबी निभाया है। जी। और जैसे हमने कहा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती हैं, तो समाज के लिए क्या कुछ खास किया है आपने? समाज में उसके बारे में भी बताएं। जी, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ जी, तो मैं उसकी भी 10-12 साल तक अध्यक्ष रही हूँ, धार जिले की। तो उसमें भी मैंने जो उस समय मेरे से जितना समय मिलता था मैं समाज को भी देती थी और उनके कार्यक्रमों में भाग लेती थी। उसके बाद फिर इनके जाने के बाद मेरे पास समय की थोड़ा सा अभाव हो गया, बच्चों में ध्यान लग गया। पर इसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था मैं अदर्स उसमें भी जाती थी और करती थी। जी, बिल्कुल। तो और 4 पंक्तियां मैं इसलिए सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल, स्वागत है आपका। दुआ से वक्त का तूफान टल भी सकता है, दुआ से वक्त का तूफान टल भी सकता है, मेरा चिराग हवाओं में जल भी सकता है। मैं नदी हूँ 2 किनारों के साथ चलती हूँ, मैं नदी हूँ 2 किनारों के साथ चलती हूँ। वो सरफिरा समंदर है, उछल भी सकता है, वो सरफिरा समंदर है, उछल भी सकता है। मैं शमा हूँ अदब की बुझ नहीं सकती, मैं शमा हूँ अदब की बुझ नहीं सकती। तेरे गरूर का सूरज तो ढल भी सकता है, तेरे गरूर का सूरज तो ढल भी सकता है। वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। और जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें जी, या हम साहित्य में महिलाओं के योगदान की बात करें तो उसमें आप क्या अंतर देखती हैं? ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि एक समय बदला है। पहले साहित्यकार होते थे, महिलाएं भी उसमें योगदान देती थी। आज के समय और पुराने समय में अगर हम तुलना करें तो क्या अंतर आप देखती हैं? मैं अंतर ये देखती हूँ कि मैंने अमृता प्रीतम को पढ़ा है जी, मैंने माया गोविंद को पढ़ा है, मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा है। तो उनका जो एक साहित्य का स्तर था, उस स्तर में और आज के स्तर में बहुत मतलब ज़मीन आसमान का अंतर देखने में आता है। और मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में महिलाएं पहले से थोड़ा कम है, मतलब कम ध्यान देती हैं, क्योंकि इस चीज़ में अर्निंग की संभावना कम होती है। हाँ, इसमें मेहनत होती है, लेकिन अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जो अगर लिखेंगे तो उसमें यह है कि
कम होता है। और जो पहले का साहित्य था, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है जहाँ से, उसमें आजकल बहुत अंतर है। स्तर में भी अंतर आ गया है, वो स्तर भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने स्तर में, मंच पे भी, अपने दायरे में, अपने स्तर में प्रस्तुति देती हूँ, और मेरा जो लिखने का है वो भी मैं स्तर को बना के चलती हूँ। बिल्कुल जी। ये स्तर को जो मेंटेन करने का काम है, वह भी एक साहित्यकार की अपनी समाज के प्रति ड्यूटी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप दिशा देते हैं। एक साहित्यकार है जो एक शब्द में, 2 लाइन में दिशा बदल देता है समाज की। तो उस चीज़ को हमें इस तरह से लिखना चाहिए, उस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसा समाज को संदेश ना जाए कि ये कैसे पढ़ रही हैं या क्या लिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक दायित्व है, ये भी एक जिम्मेदारी है साहित्यकार की कि वो किस तरीके से एक स्तरीय साहित्य दे। क्योंकि आखिरकार यही वो साहित्य है जो आगे चलकर इतिहास बनेगा। बिल्कुल इतिहास बनेगा। जी मैडम। और जैसा आप लिखती हैं, तो कुछ नारी के बारे में अगर सुनाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। मैं बेटियों के लिए चंद पंक्तियाँ देती हूँ। स्वागत है आपका। कि ये किस कि चंपा चमेली मोगरा नरगिस हैं बेटियाँ, चंपा चमेली मोगरा नरगिस हैं बेटियाँ, सो ख्वाहिशों की एक ही ख्वाहिश है बेटियाँ, मौसम की बेवफाई का मुझको गिला नहीं, मौसम की बेवफाई का मुझको गिला नहीं, अब जिंदगी की धूप में बारिश है बेटियाँ, अब जिंदगी की धूप में बारिश है बेटियाँ। बहुत खूब, बेटियों के बारे में बहुत अच्छी आपने ये रचना सुनाई हमें यहाँ पर। अनीता जी, अगर हम आज के युवाओं की बात करें जी, तो जैसा महिलाओं के लिए हमने बात करी कि आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं का जो एक प्रतिशत है वो कम हुआ है, साहित्य में उनका जो योगदान है वो घटा है जी, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लिखने की कला ऐसा नहीं है कि आज कम हुई हो, आज के युवा भी लिख सकते हैं, या युवा जो साहित्यकार हैं, लिख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या दिशा उनको आप देना चाहती हैं? दोनों, मतलब मैं आप दोनों के लिए कह रही हूँ कि युवाओं में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। बिल्कुल। तो दोनों लिख तो रहे हैं, मगर वो जिस जिम्मेदारी से और जिस आपको कहना चाहिए कि जिस जोश और जिम्मेदारी से होना चाहिए, उसमें अभी पहले की तरह अभी भी उतना नहीं हो पाया है। जी। आप सिर्फ मंच के लिए अगर आप लिख रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें वो बात नहीं है कि जब आपके अपने हार्दिक उद्गार जो होते हैं, जो दिल से निकलती हैं चीज़ें, वो एज इट इज़ आना चाहिए सामने। बिल्कुल। ये है कि उसमें मेहनत की ज़रूरत तो बहुत है और समय भी देना पड़ता है। हाँ। आज के युवाओं पे सबसे पहली बात ये है कि समय की भी कमी है, इसमें समय बहुत देना पड़ता है। आपको लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, पहले आप पढ़ेंगे, अब किताबों से तो नाता ही ख़त्म हो गया, आप देख रही हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो लिख नहीं सकते। बिल्कुल। और पढ़ने से ही मेरे ख्याल से जो हम क्वालिटी की बात क्वालिटी पढ़ने से आएगी, वो स्तर वहीं आएगा और वो कम होता जा रहा है दिन पे दिन। हाँ। भले नेट पे बहुत सारी किताबें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो रुझान बच्चों का नहीं है। वो नेट पे से जो ढूंढने की प्रक्रिया चल रही है, वो उतना सा ढूंढते हैं, जबकि हम एक किताब को पढ़ते हैं तो उसमें कई पहलू जिंदगी के सामने आते हैं जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमें दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए किताबों का चलना, पढ़ना और लिखना निरंतर जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने यहाँ पे दिया। जितने भी युवा साहित्यकार हैं उन सभी के लिए है ये संदेश कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे साहित्य को आप खंगालेंगे, उतनी ही कला और उतनी ही सोचने की शक्ति आप में विकसित होगी। और अगर हम आपकी बात करें तो बहुत सारे साहित्यकारों या लेखकों से आपका परिचय रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किन खास साहित्यकारों ने आपको प्रेरित किया या आपका रुझान रहा उनकी तरफ? जी, मैं आपको बताया मैंने कि मतलब मैं जयशंकर प्रसाद को भी पढ़ती थी, महादेवी वर्मा को भी पढ़ा है मैंने, अपनी ये अमृता प्रीतम को भी पढ़ा है, और जो नई कवियत्री हैं, शायरा हैं, उनको भी मैं, अंजुम रेवर हैं उनको सुनती हूँ, नुसरत मेहंदी हैं उनको सुनती हूँ, और माया गोविंद हैं उनको सुनती हूँ। मतलब बहुत सारी, परवीन शाकिर जो बहुत अच्छी शायरा थी उनको भी पढ़ती हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा है, जिसमें पुराने और नए दोनों हैं। रस खान को पढ़ा है, कबीर को पढ़ा है। हाँ। और अगर अनीता जी मंच की बात करें, जैसे आप कई प्रस्तुतियाँ और कई मंचों पर आप कार्यक्रम देती रहती हैं, तो क्या कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर फेस करती हैं मंच पे?
अगर महिलाओं की बात मैं करूं तो, या फिर वहाँ पर आज की डेट में, जैसे पुराने ज़माने में ज़रूर कहा जाता था कि महिलाओं के लिए ये मंच नहीं है, पर आज महिलाएं खुल के वहाँ पर आ रही हैं, तो आप ये अंतर देख पाती हैं क्या? वहाँ पर भी किसी तरीके की परेशानी है या मंच पर किसी तरीके की कोई? मंच पे देखिए ऐसा है कि यदि आप अपना स्तर मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर रहता है कि हम अपनों को किस रूप में मंच पे प्रस्तुत करते हैं। जब आपकी प्रस्तुति होगी तो वल्गैरिटी कहाँ होती है कि जहाँ पे आप संचालक के साथ में नोक-झोंक करते हैं, फिर वो आप जानती हैं कि वो सामने वाले की मेंटेलिटी क्या है, वो किसी के सामने क्या बोल सकता है, आप उसका जवाब इस तरह से दे नहीं पाती हैं, नहीं दे पाती। दो तरह से होती हैं सवाल जवाब भी, एक स्तर से होते हैं और एक स्तरहीन होते हैं। जी। तो यदि आप उसको मेंटेन करके रखेंगे तो कुछ नहीं है, मंच बहुत अच्छा है, आपकी प्रस्तुति अच्छी हो, आपका स्तर अच्छा है, आप अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोग भी चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हाँ, हम अपनी जगह 100% जी अपना स्थान कैसे बनाएं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ जो आज अनीता जी हैं, वो एक साहित्यकार हैं, वो एक लेखिका हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, पर उसके साथ साथ वो एक माँ भी हैं। तो माँ होने का जो एक काम होता है, एक दायित्व होता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो माँ का एक विषय जो है वो कविताएं लिखने के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि हर इंसान अपनी माँ से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। तो माँ के ऊपर अगर आप कुछ खास सुनाना चाहें तो आपका स्वागत। जरूर, वो तो बहुत अच्छा विषय है जी, और हमारे लिए तो खास है। बिल्कुल, स्वागत है आपका। जब जिंदगी के दर्दों कहर जान जाओगे, जब जिंदगी के दर्दों कहर जान जाओगे, क्या माँ की दुआ का है असर मान जाओगे। जब तक ना कदर अपने बुजुर्गों की करोगे, जब तक ना कदर अपने बुजुर्गों की करोगे, क्या अपने नौनी हालों से सम्मान पाओगे, क्या अपने नौनी हालों से सम्मान पाओगे। और एक 4 पंक्तियां मेरी हैं जो मतलब हर नारी के लिए हैं, वो मैं सुनाती हूँ। हिमालय ताज है सर का तो गंगा माँ हमारी है, हिमालय ताज है सर का तो गंगा माँ हमारी है। गीता ज्ञान का सागर तो हद कन्या कुमारी है गीता ज्ञान का सागर तो हद कन्या कुमारी है। कहीं माँ है कहीं बहना, कहीं हमदम सी लगती है, कहीं माँ है कहीं बहना, कहीं हमदम सी लगती है। बहुत ही खूबसूरत ये प्रभु की चित्रकारी है, बहुत ही खूबसूरत ये प्रभु की चित्रकारी है। हिमालय छू लिया हमने गगन पर भी तो जा पहुँचे, हिमालय छू लिया हमने गगन पर भी तो जा पहुँचे। कहा किसने कि अब औरत यहाँ बेबस बेचारी है, कहा किसने कि अब औरत यहाँ बेबस बेचारी है। कि कुल को तारने वाला कहा बेटा अगर तुमने, कि कुल को तारने वाला कहा बेटा अगर तुमने, बदल दो इन बयानों को कि ये जिद भी हमारी है, बदल दो इन बयानों को कि ये जिद भी हमारी है गीता ज्ञान का सागर तो हद कन्या
कुमारी है। बहुत खूब, बहुत शानदार। ये नारी के ऊपर जो आपने कविता लिखी, बिल्कुल सही प्रस्तुतिकरण था यहाँ पर आज की नारी के लिए जी। और अनीता जी, जैसा कि आप व्यंग भी लिखती हैं, व्यंग से जुड़ी कविताएं भी आप लिखती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि क्या अंतर है एक साहित्य में और व्यंग से जुड़ी कविताओं हाँ, में? व्यंग क्या है, सामाजिक मतलब राजनीतिक व्यंग होते हैं, सामाजिक व्यंग होते हैं, कई तरह के होते हैं, पर मेरा व्यंग पे ज़्यादा रुझान नहीं है। मेरा उस पे उस शिल्प में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। मैं अपने ये आर्टिकल हैं, लघु कथा हैं, गीत गज़ल हैं, ये इस पे ज़्यादा काम करती हूँ। साहित्य में ज़्यादा आपकी रुचि है। जी जी। तो अगर हम आपके पुरस्कारों की बात करें, कई तरीके के पुरस्कार तो मुझे देश के कई मंचों ने दिए हैं, खास करके अब बहुत सारे मंच हैं देश के जिनसे मैं सम्मानित हुई हूँ। मतलब देश के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग मंचों से मुझे सम्मानित किया, लेकिन एक जो मुझे नेपाल के प्रधानमंत्री ने मेरी शायरी पे दिया था, उसको मैं याद करती हूँ कि वो मेरे लिए खास था। राहत इंदौरी साहब के साथ भी आपके मैंने मतलब सारे शायरों के साथ, देश का कोई शायर कवि नहीं है जिनके साथ मैंने मतलब मंच शेयर नहीं किया, सभी के साथ में। तो क्या अनुभव था आपका, जैसे जो जाने माने हैं मंच के ऊपर प्रतिष्ठित इस तरीके के लोगों के साथ अगर मंच आप शेयर करती हैं, तो किस तरीके का अनुभव रहता है? मुझे तो बहुत सुखद लगता है। मैं किसी भी मतलब मैं मुनव्वर राणा के साथ भी पढ़ा है, मैंने अपने राहत इंदौरी साहब के साथ भी पढ़ा है, विष्णु सक्सेना के साथ भी पढ़ा है, अंजुम रहबर के साथ, नुसरत मेहंदी के साथ, और भी देश के जितने मतलब प्रतिष्ठित कवि शायर हैं उन्हीं के सभी के, अजमी शाकरी जी के साथ मैंने पढ़ा है जी। सभी के साथ मैंने पिया। बहुत अच्छे, मतलब ये जितने मैंने ये देखा कि जो साहित्यकार होता है बाकी सच में दिल से बहुत नाजुक होता है, वो संवेदनशील होता है, और उन्होंने मुझे हमेशा, सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इज्जत दी है। मेरे साथ कभी कोई ऐसी 12-15 सालों का जो मंचीय सफ़र है उसमें कभी कोई ऐसी घटना या ऐसी बात नहीं ईश्वर ने मेरे साथ की कि जो मेरे लिए दुखद हो या जिससे मैं मतलब दुखी हुई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, सफर आपका बहुत ये अच्छे, का रहा है। बहुत अच्छे। वो जो कुछ सीखने को मिला, मैंने हर पल सोचा, मैं किसी भी बड़े साहित्य के साथ सफ़र किया मैंने, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उनसे सीखती, मेरी रचनाएं उनको सुनाती कि ये ऐसा है, तो उसमें कई बार वो लोग मुझे मतलब मार्गदर्शन भी उन्होंने किया कि आप इस तरह से लिखिए। आप, उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि आप मूलतः शायर कवि हैं, आप बनी नहीं, आपने, भगवान ने आपको बनाया है, ईश्वर ने आपको ये कला दी है, तो आप इस पे काम करिए, पूरा समय दीजिए। मुझे हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित ही किया। अपने आप को तराशिए, बिल्कुल तराशिए जी, बिल्कुल। और बड़े लोगों की बड़ी शख्सियतों की यही खूबियां रहती हैं कि वो अपने छोटों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अनीता जी, अगर शौकों की बात करें तो लेखन का और इसका तो शौक हो ही गया, जीवन में और क्या शौक रखती हैं? और शौक है मुझे खाना बनाने का है, खाना बनाने का बहुत शौक है, नई नई चीज़ें बनाने का शौक है। मेरा पूरा परिवार ही खाने पीने के बारे में शौकीन है। हाँ, मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे बच्चे सभी मतलब इस चीज़ में माहिर हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है अच्छी अच्छी चीज़ें बना के सबको खिलाना। बिल्कुल। और तो बागवानी का भी मुझे बहुत शौक है। बागवानी का भी आप शौक रखती हैं बहुत खूब। तो साहित्यकार भी हैं, लेखन भी करती हैं, घर परिवार को भी देखती हैं। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों का अगर लालन पालन की बात करें तो उसको किस तरीके से आप वो करती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आप मंच को शेयर करती हैं, कई बार जाती हैं, तो किस तरीके से परिवार में बच्चों पर ध्यान? हाँ जी, मैं बच्चों के साथ मतलब मैं जिस समय मैंने जाना शुरू किया था तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूलिंग चल रही थी उन बच्चों की, लेकिन मैं जाती थी तो बराबर उनसे फ़ोन पे, अपने बेटी थी तो फादर के जाने के बाद बेटी ने तो पूरा मुझे साथ दिया। मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस भी है जी, तो उसको भी हैंडल करना होता था, चूँकि मैं 4-4 दिन 5-5 दिन बाहर रहती थी कंटिन्यूशन में। मेरे अदर्स स्टेट में जैसे चंडीगढ़ है, जयपुर है, कश्मीर है, उधर उस तरफ जाती थी तो मुझे 2-2 3-3 दिन मतलब आने में मुझे 6-6 दिन लग जाते थे। तो मैं बिल्कुल बराबर फ़ोन पे बच्चों को मार्गदर्शित करती रहती थी, ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए, सारी चीज़ों से कांटेक्ट में बनी रहती थी। और बच्चों के कारण मैंने कभी कहीं नाइट हाल्ट नहीं किया। मैं अपना प्रोग्राम करती थी और अपना बैग उठा के अपने घर की तरफ चल जाती थी। मैंने जी, ये सारे रास्ते हैं किस तरीके से आप अपना सफ़र तय करते हैं। समय की बहुत कमी है, बहुत कुछ जानना था आपसे अनीता जी, पर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए या नए साहित्यकार हैं उनके लिए? मैं यही कहती हूँ कि साहित्य की विधा बहुत हसीन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शिल्प है। यदि आप उससे जुड़ जाते हैं ना तो आप, मैं कहूँ कि मेरी आत्मा की, अपने ब्रेन की इतनी सफाई और इतना मतलब प्रोग्रेसिव हो जाता है दिमाग कि आप छोटी छोटी बातों से बिल्कुल हटते जाते हैं।
मतलब पढ़ाई से और ये जो साहित्य से जुड़ने के बाद आपकी एक मतलब क्या कहना चाहिए, सोच बदलने लगती है। आपके सोच में जो खुलापन आने लगता है, आप सबके बारे में एक अच्छा सोचने लगते हैं कि मैं माँ भी हूँ, मैं अब सास भी हूँ, मेरी बहू भी है, मेरी बेटी की भी शादी हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। हम सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हमें पता होता है कि कहीं भी हमें छोटी सोच को इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और युवा साहित्यकारों के लिए क्या कहना हाँ, चाहिए? युवा साहित्यकारों के लिए यही कहूँगी कि आप पढ़ने का शौक़ रखिए तो लेखन अपने आप निखरने लगेगा। किताबों से रिश्ता बनाए रखिए। मैं आज भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 1-2 पेज रोज़ कोई ना कोई साहित्यकार को, किसी साहित्यकार को ना भी पढूं तो दूसरे किसी विषय पे मैं थोड़ा बहुत अध्ययन जरूर करती हूँ, 2-4 पेज का। जी। ये मेरी दिनचर्या में ये है कि रात को सोने के पहले अगर लिखना नहीं है तो कुछ पढ़ना तो है ही। पढ़ना तो है ही। हाँ, उससे नए आइडियाज़ आते हैं, आपको लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। आदमी यदि ज़्यादा पढ़ाई करता है, साहित्य से जुड़ता है तो उसमें अपने आप कुछ ना कुछ लिखने का शौक जरूर आता है। जी हाँ, तो लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, ये मूल संदेश मूल, आप यहाँ पर दे रही हैं। जी। और आगे की अगर योजनाओं की बात करें तो वो ज़रूर हमें बताइए यहाँ पर कि आगे के क्या प्लान्स हैं? हाँ, मेरे ये प्लान्स हैं कि अब मैं अपना मेरे बच्चों की जिम्मेदारियों से थोड़ा मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पे ही लगाना चाहती हूँ और लगा भी रही हूँ कि मैं आगे अपनी बुक्स वाले वगैरह पे बहुत अच्छे से फोकस करके जो 2-3 बुकों पे मेरा काम चल रहा है तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके पब्लिश करूँ। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर आई आज और अपने साहित्यिक यात्रा के साथ साथ अपने जीवन की सारी यात्रा के बारे में आपने हमें यहाँ पर बताया। निश्चित तौर पर बहुत सी महिलाएं और बहुत से युवा साहित्यकार आज आपसे प्रेरित हुए होंगे और ऐसे ही अगर कहीं वो छुप रहे होंगे, अपनी कला को छुपा रहे होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और जीवन में साहित्य की यात्रा पर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, साहित्य की 2 लाइनें भी जिंदगी का सारा मतलब बदल देती है रास्ता। तो मैं तो साहित्य को बहुत इस बारे में मानती हूँ। मैं मेरे बच्चों में भी साहित्य की रुचि मैंने पैदा की है कि वो सारी दुनिया के शायर कवियों को सुनते हैं और उनको अच्छा लगता है और याद भी रखते हैं उनकी कविताएं, शेर वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद अरनिका जी। दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम, ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं ये है नारी शक्ति के अगले अंक में एक नई शख्सियत से आपका परिचय करवाते हुए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।